अच्छा, विधायकी का चुनाव लड़ने से पहले मतलब आपने क्या ऐसा ठान के बैठे थे कि अगर मुझे विधायकी का चुनाव लड़ना है तो मैं समाजवादी पार्टी से ही लड़ूंगा या किसी अन्य पार्टी से सोचा था? या देखिए, मैंने कहा ना कि हम लोग पहले माननीय आर के चौधरी साहब से जुड़े रहते थे। तो क्या आपने उस वक्त कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया हो या कुछ ऐसा आपके साथ होता रहा हो कि लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से विपक्ष के विधायकों को विधायकहीन मैं समझता हूं कि वो नहीं मानते। अच्छा, अगर प्रदेश सुरक्षा की भी अगर हम बात करें और गुंडागर्दी की भी अगर हम बात करते हुए चलें तो भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम करती है कि समाजवादी पार्टी ने गुंडों को पनाह दी। जाति और धर्म देख के लोगों पे कार्रवाई हो रही। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मतलब दर्जनों मुकदमे हैं। आज वो सत्ता की शरण में बैठ के सत्ता की मलाई चाट रहे हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर अच्छा, अब जब इतनी चीजों से अवगत हो चुकी है सरकार, जनता भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अवगत है, तो समाजवादी पार्टी कैसे एक्शन ले रही है कि जनता को इस चीज का एहसास हो? देखिए, समाजवादी पार्टी लोगों को, हमारे नेता लगातार जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे लोगों की अभी कोडीन सिरप का जो मामला रहा है, माननीय राष्ट्र अच्छा, मौजूदा वक्त पे अभी बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, जी ठीक है, अगर वहां पे अगर आप बैठे होते तो ऐसी क्या त्रुटियां उनके द्वारा हुई हैं जो आपने देखी हैं, वहां पे आप वो सुधार करते? देखिए, 4 साल का कार्यकाल विधायक जी का हो चुका है। 4 साल के कार्यकाल में कोई भी गुंडागर्दी नहीं, कोई अवैध कब्जा नहीं, सब लेके चल रहे हैं। बीजेपी हर तरीके से अपने बेनिफिट को क्लेम कर रही है, तो फैलाने का काम करते हैं और निष्पक्ष बात कहीं ना कहीं आज के हमारे पत्रकार साथी दिखाने से गुरेज कर रहे हैं। ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। लेकिन नमस्कार अनफिल्टर्ड देसी टॉक की जनता, मैं हूं प्रभजीत सिंह और स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में, जहां हम आपको दिखाते हैं सच का आईना। और इस सच की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं हमारे आज के मेहमान, जो कि मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं। नमस्कार अमरीश। नमस्कार। नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और सवाल करने से पहले हम जानना चाहेंगे आपके राजनीतिक इतिहास के बारे में। कैसे आपने राजनीति में कदम रखा, कब से आपने शुरुआत की और क्यों आपने राजनीति को चुना? देखिए, राजनीति में आने का ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था, लेकिन समाज सेवा मेरी प्राथमिकता रही है। और चूंकि मैं पेशे से एक वकील हूं, अधिवक्ता हूं, और पिछले 97 से मैं जो प्रैक्टिस में हूं, वकालत करता हूं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की हमारी प्रैक्टिस है और लगातार हम लोगों से जुड़ रहे थे, लगातार लोगों के समस्याओं का समाधान करने पर रहते थे और कोशिश होती थी कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो, उनको न्याय मिले और उनके लिए जो बेहतर हो हम लोग वो दिलाने का प्रयास करते थे। इसी के तहत हमें जो है वो राजनीति में आने का मौका मिला। और मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया और मेरी पत्नी पे भरोसा किया। और उन्होंने समाजवादी पार्टी से पहले मेरी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख का टिकट दिया था 2015 में। उसके बाद 2017 में मुझे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। और मैं अब आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने मोहनलालगंज की जनता का, जिन्होंने इतना प्यार और सहयोग, आशीर्वाद देकर मात्र 15 दिनों में मुझे यहां से विधायक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बहुत प्यार और स्नेह मिला मोहनलालगंज से, इसलिए मैं उनका सदा ऋणी रहूंगा। अच्छा, विधायकी का चुनाव लड़ने से पहले मतलब आपने क्या ऐसा ठान के बैठे थे कि अगर मुझे विधायकी का चुनाव लड़ना है तो मैं समाजवादी पार्टी से ही लड़ूंगा या किसी अन्य पार्टी से सोचा था? देखिए, मैंने कहा ना कि हम लोग पहले माननीय आर के चौधरी साहब से जुड़े रहते थे और कहीं ना कहीं से उनका जो व्यवहार है, कार्य है, वो हम लोगों को प्रभावित करता था। तो हम लोग माननीय चौधरी साहब के साथ, माननीय जो इस समय हमारे वर्तमान में सांसद हैं, उनके साथ रह के समाज सेवा जो इस प्रकार वो करते थे, उसी भावना से हम लोग लगे हुए थे। और उम्मीद, यहाँ तक तो ये उम्मीद नहीं था, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि ये उम्मीद नहीं था कि हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हाँ, समाज सेवा करने की रुचि हमारे दिल में पहले रहती थी। लेकिन अब इसको माननीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद कहेंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का,
कि जिन्होंने हम पे भरोसा करके टिकट दिया, उसके बाद स्थिति ये बनी कि यहाँ पे हमको, यहाँ की जनता ने हमको विधायक बनाने का कार्य किया। ऐसा आपका कार्यकाल 2017 से शुरू हुआ था और जब आपका कार्यकाल था शायद उस वक्त केंद्र में भाजपा की सरकार थी। देखिए 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आ गई थी बड़े बहुमत के साथ। उसके बाद 2017 का जो चुनाव हुआ, यहाँ पर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी और लखनऊ जिले से मैं एक मात्र समाजवादी पार्टी की सीट मोहनलालगंज के विधायक के रूप में हमारी ही थी और 9 सीटों में एक सीट हमारी मोहनलालगंज की समाजवादी पार्टी की सीट थी। तो क्या आपने उस वक्त कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया हो या कुछ ऐसा आपके साथ होता रहा हो कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ मैं ही वहां बैठा हूं और अन्य पार्टी में हमारी आवाज को दबाया जा रहा है? देखिए जब से सरकार आई है तब से, तो इसके पहले लोकतंत्र होता था, सही मायनों में लोकतंत्र होता था कि जो जनप्रतिनिधि होते थे उनकी बातों को सदन में सुना जाता था, उनके क्षेत्र के विकास के लिए जो एजेंडा देते थे वो उसको स्वीकृत करके उसको आगे बढ़ाने का काम, उनके क्षेत्र के विकास कराने का कार्य पहले की तमाम सरकारों में होते रहे। उसमें हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की भी सरकार रही है, उन्होंने अपने कार्यकाल में जो विपक्ष के तमाम विधायक रहे हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के ही रहे हो, उनका विकार करने का हमेशा प्रयास किया और उनको विकार को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से विपक्ष के विधायकों को विधायकहीन मैं समझता हूं कि वो नहीं मानते और उनसे बड़ा ही मतलब उसको क्या कहें कि उनको जनप्रतिनिधि मानने से इंकार करते हैं और हम लोग के दिए गए प्रस्तावों पे ज्यादातर काम स्वीकृत नहीं करते थे और केवल अपने विधायकों के लिए काम करते थे। कभी कोई शासन का जो प्रस्ताव हुआ वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो उन्होंने 5 करोड़ की योजना जी, 10 करोड़ की योजना कहने को आती थी कि विधायकों के लिए योजना है, लेकिन उसमें विपक्ष के विधायकों के लिए वो योजना का लाभ कभी नहीं दिया गया। अच्छा, योजनाओं की और विकास की आप बात कर रहे हैं, तो आपने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसी योजनाएं जो सोची हो या कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पे विकास करने के बारे में सोचा, वो प्रस्ताव आपने सरकार के सामने रखा हो कि वो शायद पास हो गया हो या ना पास हुआ हो या उस पर संज्ञान में ही नहीं लिया गया? देखिए मेरे क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो पहले थी वो आज भी यथावत है और जब मेरा कार्यकाल चल रहा था तो उस समय तमाम 1-2 रोडें बहुत खराब खस्ता हालत में थी, जिसमें से प्रमुख रोड थी नगराम से गंगागंज तक या गंगागंज से नगराम रोड कहते हैं, और एक खुजौली से लेकर नगराम तक की रोड जाती थी। ये दोनों रास्ते बहुत ही जर्जर हालत में थे। मेरे द्वारा बार बार कहने के बावजूद जब कोई संज्ञान भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार ने नहीं लिया तो मुझे धरना प्रदर्शन करके और याचिकाओं के माध्यम से, चूंकि विधानसभा में अगर व्यवस्था है कि अगर आपको कोई बात नहीं तो आप याचिका के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं और अपने कार्य को मंजूर करा सकते हैं, तो हम लोगों ने उसके माध्यम से ये कार्य मंजूर कराए। लेकिन उसका बजट भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक के कार्यकाल में नहीं स्वीकृत किया, तो चूंकि वो बजट पास हो चुका था लेकिन स्वीकृत जो है तो 2022 के बाद हुआ है और आज की डेट में जो दोनों रोडें बनी हो मेरे अथक प्रयास के कारण वो रोडें आज जो है अच्छी हालत में मोहनलालगंज की रोडें हैं। अच्छा, आपने इतना मेहनत किया, ऐसे आपने धरना प्रदर्शन दिया और लड़े, उस रोडों के लिए आप लड़े, पार्टी ने भी आपकी शक्ति को देखा, अपनी कर्मठता को देखा कि हाँ हमारा एक विधायक अकेला होते हुए भी मोहनलालगंज से लड़ रहा है, विकास के लिए लड़ रहा है। 17 के बाद जब दोबारा चुनाव हुआ उस वक्त हमने सुना कि आपको जो है टिकट नहीं मिला या आपने रुचि नहीं दिखाई, क्या कहानी थी उस चीज की? तब देखिए उन सब बातों में नहीं जाना चाहते, राजनीति में बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी किसी बात को लेके कोई बात हो जाती है, लेकिन मैं समझता हूं कि आने वाले समय में उस समय हमें टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं है। हमारे नेता ने हम पे उस समय विश्वास किया था जब नेता हमसे डायरेक्ट मुखातिब भी नहीं थे, मैं जानते भी नहीं थे, उस समय उन्होंने मुझ पर विश्वास किया था। आज की डेट में केवल और केवल माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे नेता हैं जो देश को सही दिशा में ले जा सकते हैं। प्रदेश के लोगों का अगर समुचित विकास कोई कर सकता है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी का विजन इतना क्लियर है कि मैं समझता हूं इस दिन जब दोबारा सरकार बनेगी जो 2027 में बनने जा रही है, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरी तरीके से हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य,
और जो भी व्यवस्थाएं हैं उस पर वो माननीय अखिलेश यादव जी काम करेंगे और 2027 में वो पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। पुरानी बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है और आपके चैनल से माध्यम से मैं पूर्ण भरोसा करता हूं कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी मुझ पर विश्वास दिखाएगी और पुनः हमको यहां से प्रत्याशी घोषित करने का काम करेगी, यही आशा है मुझको। अच्छा, आपने 27 के चुनाव की बात की, आपने विजन की बात की, अखिलेश यादव जी की सोच के बारे में बात की है, तो क्या मास्टर प्लान या क्या प्लान लेके चल रही है समाजवादी पार्टी? इस सोचो कि आप तो पार्टी बैठकों में बैठते होंगे, जानते होंगे क्या अखिलेश यादव जी की सोच चल रही है कि वो अगर की प्रदेश में दोबारा सरकार बनती है तो प्रदेश के लिए वो कैसे कार्य करेंगे? देखिए, उनकी सोच तो बहुत दूरदर्शी है। वो पहले से जान जाते हैं कि यहाँ पे इस चीज की आवश्यकता है, ये चीज होनी चाहिए, और वो बाहर तमाम बार विदेश से गए। विदेशों की जो अच्छी टेक्नोलॉजी है उसको अपने देश में लाने का, अपनी प्रदेश में लाने का काम उन्होंने किया। आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आगरा एक्सप्रेसवे का जो निर्माण किया, ऐतिहासिक निर्माण था, बहुत कम समय में, मात्र 24 महीने के अंदर वो सड़क बनके तैयार हुई। और आज आप देख रहे हैं IT सिटी, इकाना स्टेडियम, ये लखनऊ के, और ये अमूल डेयरी, ऐसे ऐसे प्लांट हैं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विजन में है। वो युवाओं के लिए सोचते हैं, वो ग्रामीण लोगों के लिए सोचते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सोचते हैं, रोड पे सोचते हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें हैं उस पे सोचते हैं, या उन्हीं की दिक्कतों को देखते हुए उन्होंने जो उस समय 102 एम्बुलेंस चली थी वो उन्हीं के उस सोच के कारण थी। 100 नंबर का अगर उस समय किसी ने व्यवस्था की थी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने ही की थी, क्योंकि उस समय 100 नंबर जो था चलाने का काम प्रदेश में हुआ था, और उसकी वजह से तमाम चीजों के अपराध में इतनी कमी आई। लेकिन जैसे ही वो सरकार हटी, सरकार के ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, इसके भ्रष्टाचार की वो आज भेंट चढ़ गई। आज 112 उसका नाम भी बदल दिया, और आज की स्थिति है कि बगैर पैसा दिए वो लोग भी कोई काम नहीं करते। कहने को कंप्यूटर से है, लेकिन महाभ्रष्ट हो चुकी है 112 नंबर की पुलिस, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और पूरी तरीके से इस समय प्रदेश पूरी तरीके भ्रष्टाचार की चपेट में है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार ना हो। गरीब लोगों को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, ग्रामीण लोगों को कहीं शिक्षा नहीं मिल पा रही, बच्चों की अच्छी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी विधानसभा में आज भी एक राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं है। पूरी विधानसभा में कोई ऐसा राजकीय कॉलेज नहीं है जहां पे बच्चों को, चूंकि ये दलित समाज, पिछड़े समाज के बच्चे ज्यादा रहते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे यहाँ की बच्चियां इंटर के बाद ग्रेजुएशन राजकीय कॉलेज में करें, कम फीस में करें। ऐसी कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। तो ये लगता है कि सरकार की रुचि इस प्रकार के कार्यों से लगता है सरकार कोई भी शिक्षा के मामले में रुचि नहीं ले रही है। अच्छा, आपने सरकार की रुचि के बारे में बात की है, और जैसे विकास के बारे में आपने बताया कि अखिलेश सिंह यादव जी ने 100 नंबर और 102 नंबर ये सब लेकर आए, वो एक्सप्रेस वे, हाँ, 108 लेकर आए, और हम ये चीज मान रहे हैं एक्सप्रेस वे का बहुत अच्छा उन्होंने परियोजना थी। आज भी एक्सप्रेस वे बहुत अच्छी चल रही है, हम लोग तो खुद ही अभी हाल ही में सफर करके आया हूँ। अब जो इस प्रदेश की राजनीति हो गई है वो जातिवाद और धर्मवाद की बन चुकी है। आने वाले समय में काफी लोगों का कहना यह है कि यदि सरकार बदलती है तो जातिवाद और धर्मवाद में कट्टरपंथ और आ जाएगा। ये कट्टरपंथ तो इस समय चल रहा है। ये हमारा देश धर्मनिरपेक्ष था, सब धर्मों को लेके चलने वाला था, लेकिन आज देश की क्या हालत हो गई है। हर तरफ एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ नफरत कर रहा है, और ये नफरत घोलने का काम कुछ राजनीतिक ताकतें कर रही हैं। और आपस में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सो भाई भाई, हिंदू है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सब का नारा था, आज की डेट में वो बेमानी साबित हो रहा है। क्योंकि जो सत्ता पे बैठे लोग हैं वो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस सरकार से अब लोगों को ज्यादा उम्मीदें नहीं बची हैं, क्योंकि अब प्रदेश को, देश को ऐसी सरकार की जरूरत है जो सर्वधर्म का सम्मान करे। और क्योंकि जब से ये सरकार आई है तब से देश में जो है विदेशी कर्जा बढ़ चुका है। लोगों को जो जन सुविधाएं मिलनी चाहिए, एम्स, चिकित्सा, शिक्षा, इन सब से हमारा देश दूर भागता जा रहा है। केवल पेपरों में देखने को मिलता है, लेकिन जमीन पे कहीं ऐसा कोई कार्य नहीं दिखता जिससे लगे कि हमारे देश का तरक्की हो रही है, हमारे देश के लोगों की तरक्की हो रही है। ऐसा जमीन पे कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, अगर प्रदेश सुरक्षा की भी अगर हम बात करें और गुंडागर्दी की भी अगर हम बात करते हुए चलें, तो भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम करती कि समाजवादी पार्टी ने गुंडों को पनाह दी, और जो है
योगी जी का ये बयान आपने काफी सुना होगा कि जड़ से मिटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, और ये सब उन्होंने बयान दिया। और उनका दावा ये है कि हमारा प्रदेश आज की डेट में औरतों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत सुरक्षित है और गुंडागर्दी अब बिल्कुल हमारे प्रदेश से बिल्कुल खत्म हो जाएगी आने वाले समय पे। धन्य है इस योगी जी जो अपने आप को बता रहे हैं कि हमारे प्रदेश में सब सुरक्षित है। कुछ सुरक्षित नहीं है। पूरे देश में आज की डेट में जाति और धर्म देख के लोगों पे कार्रवाई हो रही। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मतलब दर्जनों मुकदमे हैं। आज वो सत्ता की शरण में बैठ के सत्ता की मलाई चाट रहे हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर वो जाति धर्म देख के इस सरकार में कार्रवाई हो रही है। गुंडागर्दी पूरी तरीके से बढ़ी हुई है। पहले सत्ता के लगता था कि सत्ता वाले गुंडे ही नहीं के, तब तो सत्ता के संरक्षण में गुंडाई हो रही है। आज की डेट में पुलिस से बड़ा गुंडा नहीं है कोई। ब्लेम लगा रहा हूं लेकिन ये सत्य है। जो काम लोगों को कराना होता है पुलिस के माध्यम से हमारे गरीब समाज के बच्चे लोगों को उठा के बैठा लिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उसके बाद उनसे अवैध वसूली की जाती है और उनको डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र नाम की कोई चीज जब से भाजपा की सरकार है यहां पे नहीं है। पूरा प्रदेश अराजकता की चपेट में है। आज जो सनातन धर्म जो लोग कहते हैं कि सनातन धर्म मानने वाले हैं, वही लोग आज मंदिरों को तोड़ते हैं। वही लोग आज ऐसे कृत्य करते हैं जिससे हमारे भगवान लोग हैं जो उनको भी अपमानित करने का काम ये सब लोग कर रहे हैं और भाजपा इसमें चुप है। भाजपा कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अच्छा, अब जब इतनी चीजों से अवगत हो चुकी है सरकार, जनता भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अवगत है, तो समाजवादी पार्टी कैसे एक्शन ले रही है कि जनता को इस चीज का एहसास हो? समाजवादी पार्टी लोगों को, हमारे नेता लगातार जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे लोगों की, अभी कोडीन सिरप का जो मामला रहा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको बहुत बड़े स्तर पे उठाया। उसमें ज्यादातर लोग सत्ता से जुड़े हुए थे, सत्ता से जुड़े हुए लोग थे, वही लोग इसका काम कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आज उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है और सत्ता का क्योंकि उनको संरक्षण प्राप्त है। अगर वही जात धर्म दूसरा कोई होता, वही उनके स्वजाति लोग हैं मुख्यमंत्री जी के, अगर वही वो किसी दूसरी जात धर्म का होता तब तक बुलडोजर का रुख उसके घर की तरफ चला गया होता। लेकिन अब इस सरकार में उनको पूरा संरक्षण मिला हुआ है, कोई कार्रवाई उस पर नहीं होती। जो प्रदेश में कोई घटना अगर घटती है तो सबसे पहले हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जी वो सबसे पहले उस पर बयान देते हैं और उस मामले में अपने लोगों को भेज के लोगों की मदद करने का निरंतर प्रयास करते हैं और लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसी सरकार से मुक्ति पाए और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाए। यही हम लोग लगे हुए हैं इस मिशन में। अच्छा, अभी चुनाव हुए थे उसमें इंडिया अलायंस का गठबंधन होते हुए समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। अब जो प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या इसमें भी इंडिया अलायंस दिखेगी या समाजवादी पार्टी स्वतः इतनी मजबूत है? वैसे इंडिया गठबंधन तो अभी है और जारी है और बाकी जो फाइनल निर्णय होगा, और आज भी हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और जो कि फाइनल निर्णय होगा ये हमारे उच्च स्तर की बात है। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्तर का मामला है, तो जो भी निर्णय लेंगे हम सब लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के पूरी पार्टी उनके निर्णय पे साथ खड़ी रहेगी। अच्छा, अभी आपने पिछले उत्तर में मुझसे यह बताया था कि जातिवाद पे जो ये सरकार है वो अपने फैसले ले रही है और धर्मवाद पे सरकार अपने फैसले ले रही है। अगर ऊंची जाति का बंदा है तो उसके घर तक अभी बुलडोजर नहीं जा रही है। जातिवाद की कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मानना ये भी, कहना ये भी कि समाजवादी पार्टी ने भी थोड़ा बहुत जातिवाद और धर्मवाद किया है। एक मुश्त होकर जाति में उन्होंने अगर सपोर्ट किया तो यादवों का किया था और एक मुश्त होकर अगर धर्म के सपोर्ट किया तो उन्होंने मुस्लिमों का किया था। इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, जो उस समय की जो इस तरह की जो आप वक्तव्य कह रहे हैं वो सब मीडिया की उपज थी। मीडिया ने 56 में 46 इस तरह की बातों को बताया कि एसडीएम खाली यादव जाति के भर्ती हुए, तमाम तरीके के जो शिक्षा आयोग, चयन आयोग था उस पर आरोप लगाए, लेकिन कोई भी आरोप कहीं से सिद्ध नहीं हुए। आज भी जो स्थिति ये है सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन आज भी जो पुलिस में भर्तियां होती हैं उसमें बड़े पैमाने पे यादव सिलेक्ट होते हैं। अब वो यादव इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, वो इतना परिश्रम करते हैं कि वो अपनी काबिलियत के बल पे सिलेक्ट होते हैं। उसमें किसी का कोई जात धर्म का कोई रोल नहीं होता। और जो बदनाम करने का काम अगर किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी की यह है कि अगर मायावती जी मुख्यमंत्री बन गई तो दलितों की सरकार हो गई और अखिलेश यादव बन गए तो यादवों की सरकार हो गई। खाली जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग
उच्च जाति के लोग जब कुर्सी पे बैठते हैं तो लगता है कि अब सभी वर्ग का कल्याण हो रहा है, लेकिन जमीन पे ऐसा कुछ नहीं होता है और केवल जाति देख के इस सरकार में काम हो रहा है और कुछ भी काम नहीं हो रहा है। चलिए, आपने बहुत ही ऐसी बात ही बोल दी कि जिसमें सारी चीजें खत्म हो जा रही कि जब मायावती जब सरकार बनती तो एक पार्टी बोलती थी दलितों का काम हो रहा है, दलितों का काम तो हो उस रहा पे भाई अब क्या ही बोला जा सकता है, क्योंकि हाँ एक सोच हो जाती है। सोच हो जाती है कि अब इन्हीं का काम होगा। हाँ, अब जैसे कि आज की डेट में ये भाई की छत्रियों का काम होगा। आज की डेट में आपको बताएं कि यहाँ पे जितनी पोस्टिंगें हो रही, थानों से लेके उच्च अधिकारी तक, सब जगह किसी एक जाति वर्ग विशेष के लोगों को बैठाला जा रहा है, उन्हीं को पूरी जिम्मेदारी दी गई है। और आप वो कुछ गलत करें चाहे सही करें, आप उनको हटाने के लिए उन पर कार्रवाई करने की सोच नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं से सत्ता को उनको पूर्णतः समर्थन प्राप्त है। और आज की डेट में जनता सिर्फ और सिर्फ पिस रही है और सिर्फ इंतजार कर रही है 2027 का कि कब टाइम आए हम लोग बैलेट के माध्यम से समाजवादी पार्टी को वोट करें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए। और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी 300 से अधिक वोटों के साथ, सीटों के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, चुनाव की बात आप कर ही रहे हैं, चुनाव से पहले ही अब बीजेपी ने एसआईआर का बहुत बड़ा कदम उठाया है। क्या प्रभाव पड़ा है इस एसआईआर का कदम? क्या एसआईआर कदम एक सही कदम था कि वो एक प्रोपेगेंडा था कि बीजेपी इससे चल के कोई अपना एक नया हथकंडा अपना लेगी? देखिए, एसआईआर में कहीं ना कहीं अब जो इस समय आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पे, तो कहीं ना कहीं वो गलत नहीं हो सकते, क्योंकि जो चुनाव आयोग की मंशा है सभी लोग जान रहे हैं कि वो किस राजनीतिक दल के पक्ष में ज्यादा रहती है और उनको फायदा पहुंचाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो काम करने का वो पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। एसआईआर भी उसी के तहत किया गया है। अब ये दूसरी बात है कि इसका फायदा और नुकसान किसको होगा किसको नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त में तय है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपने वोटरों को बचाने में पूरा काम किया है, अपने वोटर बढ़वाने में अभी तक हम लोग लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी अपने वोटर 100% बचा के वोटर लिस्ट में नाम डलवाने का काम कर लेगी। अच्छा, हालांकि अभी जो चुनावी मुद्दे चलते नजर आ रहे हैं, जैसे हम लोग बात कर भी रहे हैं और अभी भी हमारी आपकी बात जो चल रही है उसमें ज्यादातर यही चीजें उठी है कि जातिवाद धर्मवाद हो रहा है। भविष्य को देख के अगर हम बात करते रहे तो इस देश की मैं बात कर रहा हूं कि आखिर कब तक ये देश जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति ही करते करते सत्ता पे बैठा रहेगा? कब विकास की बात होगी, कब आगे चीजें बढ़ेंगी? देखिए, हमारे नेता को ब्लेम जरूर किया जाता है, लेकिन अगर कोई विजन है, मैंने पहले भी कहा था फिर कह रहा हूं, अगर कोई विजन है तो वो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है। जाति पात के धर्म की राजनीति से अलग उठ के अगर कोई किसी का प्रदेश में समुचित विकास हो सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हो सकता है। और जिस दिन जनता ने आपकी दोबारा मौका दिया तो मैं समझता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तमाम जाति पात के धर्म से अलग हटके क्षेत्र में लोगों को शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार दिलाने का काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे और बड़ी संख्या में युवा जो बेरोजगार है वो सब रोजगार पाने का काम 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने के बाद शुरू हो जाएंगे। और ये धर्म और जाति की जो राजनीति है कहीं ना कहीं उस पर बैंड लगेगा, ये लोग देखेंगे 2027 में आने के बाद। अब जो 2027 का चुनाव आने वाला है, तो अभी आपका क्या प्लान चल रहा है? कैसे आप जनता के बीच में कनेक्ट हो रहे हैं अभी? देखिए, 2017 के बाद से जब से मैं जीता हूं, जनता के बीच में मैं जाता हूं। जब हम विधायक थे तो हमारे पास जो फंड होता था हम लोगों के लिए, जन सुविधाओं के लिए, लोगों के लिए मैं कार्य करता था। जब मैं विधायक नहीं रहा तो आज की डेट में हम लोग पूरी विधानसभा में जाते हैं, लोगों के साथ सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं, लोगों के काम जो अपने स्तर से हो सकते हैं, जो हमारी पावर में होते हैं वो करते हैं। और इस मामले में हमारे जो क्षेत्रीय वर्तमान सांसद हैं, चूंकि कहीं ना कहीं हम हमारे माननीय सांसद R.K. चौधरी जी जो हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं, तो वो अब सांसद हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग लोगों के कामों का निस्तारण कराने का प्रयास कर रहे हैं। लोकल स्तर पे, थानों पे हम लोग खुद बात करते हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो। और भ्रष्टाचार पे लेकिन हम लोग अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लोगों की जड़ों में घुस चुका है। कहा था नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन नोटबंदी के बाद अब जबरदस्त भ्रष्टाचार है। लोग पैसे के बिना कोई काम करने को तैयार नहीं है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में, हम लोग आशावादी लोग हैं
तो आने वाले समय में हम लोग भ्रष्टाचार भी खत्म करेंगे, लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी दिलाएंगे, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होगी और आने वाले समय में एक स्वच्छ प्रशासन देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी हमारे करेंगे। अच्छा, मौजूदा वक्त पे अभी बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं जी। ठीक है, अगर वहां पे अगर आप बैठे होते तो ऐसी क्या त्रुटियां उनके द्वारा हुई हैं जो आपने देखी हैं, वहां पे आप वो सुधार करते? देखिए, 4 साल का कार्यकाल विधायक जी का हो चुका है। 4 साल के कार्यकाल में अपनी कोई मोहनलालगंज को लेके एक विशेष बड़ी उपलब्धि बता दे। आए थे तो वादा करके आए थे कि हम इस समय जो सबसे बड़ी जरूरत है चिकित्सा, स्वास्थ्य और जो है शिक्षा, इन पे क्या काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। जब आज की डेट में 10 साल सांसद रहे, 5 साल से भाजपा के विधायक, एक राजकीय कॉलेज हमारी विधानसभा क्षेत्र मोहनलालगंज को नहीं मिल पा रहा है। लोगों को रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री नहीं लग पा रही, रोजगार के सृजन में कोई ये सरकार काम नहीं कर रही, ना ही हमारे जो माननीय विधायक जी हैं वो भी कोई काम कर रहे हैं। और लोग कहीं ना कहीं बताए ना कि जो उनकी पार्टी की नीतियां हैं वो खाली धर्म को लेके आगे बढ़ाने का काम करती हैं, बाकी और डेवलपमेंट से आज भी जो 2017 में था वैसा का वैसा मोहनलालगंज आज 2025 में भी वही चल रहा है। और इसका विकास सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। इस सरकार से और वर्तमान विधायक से हम लोगों को कोई उम्मीदें नहीं है। अभी आपने कुछ अपना प्लान बनाया हो कि हाँ, अगर मैं बैठूंगा तो ये करके दिखाऊंगा, अब मैं अपनी मोहनलालगंज की जनता को ये चीज दूंगा जिससे वो वंचित है? देखिए, हम अगर बैठेंगे तो हमारे क्षेत्र में अब की जब माननीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार होगी तो क्षेत्र में जो हमारे बड़ी संख्या में किसान हैं उन सबको सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था कराऊंगा। दूसरी चीज, 4 साल से हो गया लोगों को खाद पानी अभी भी नहीं मिल पा रही है। आज तक लोग संघर्ष करते रहते हैं, जब किसानों को जरूरत होती है तब खाद नहीं मिलती है और जब जरूरत खत्म हो जाती है तब खाद पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती, किसान कहां से जुगाड़ करके किसी प्रकार के डालेगा। तो हम लोग इसकी भी व्यवस्था कराएंगे। हम लोग महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना की बात करेंगे। यहाँ पे हमारे एक सपना है कि यहाँ पे हम लोग एक राजकीय मंडी बनवाएं। बड़ी संख्या में यहाँ सब्जी का व्यापार करते हैं मोहनलालगंज ब्लॉक में मदाखेड़ा मंदिर के पास, तो यहाँ पे एक हम लोग सरकारी सब्जी मंडी बनाना चाहते हैं जिससे लोग आए तो उस मंडी में अपना जो सुबह सब्जी वगैरह है उसको लेके यहाँ से बेच सके और सड़कें अच्छी हों। स्वास्थ्य सुविधा जो है यहाँ पे तमाम CSC में नहीं उपलब्ध है, हम लोग उसको भी उपलब्ध कराने का काम करेंगे। लोगों की जो जरूरतें हैं उसको पूरा कराने का और भी जितना भी काम हो सकेगा हर क्षेत्र में हम लोग मिलके, ये ड्रीम बना हुआ है। बाकी तमाम तरीके के हर गांव की अपनी एक अलग समस्या होती है, हर क्षेत्र की समस्या है, हर ब्लॉक की समस्या है। हम लोग लोगों से अवगत होके, हमारी पार्टी अवगत होके हम लोग उसका जो है निस्तारण कराने के इस क्षेत्र को चौमुखी विकास कराने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए, विकास की तो बात आपने करी ली है, जनता सुरक्षा की भी हम बात करना चाहेंगे। हाल ही में ही आपके मोहनलालगंज में शूट आउट का केस उठा था, शायद आपको ध्यान में हो, गोलियां चल गई थी, स्कॉर्पियो से जा रहे थे लोग, उनके ऊपर गोलियों से हमला हुआ था। कुछ वकील ही थे शायद या कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स थे जिनके ऊपर गोलियों से अटैक हुआ था। और अभी जल्दी का एक केस ये भी हुआ है कि 12 जो टोल प्लाजा के पास में वकील के संग गलत करे तो उनको मारा पीटा गया है। तो सुरक्षा की बात अगर हम करें तो उस पर क्या आप? देखिए, ये अगर इस तरह की घटनाएं घट रही तो इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार होता है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है लोगों को सुरक्षा दे। तो भारतीय जनता पार्टी, ये क्वेश्चन आप हमसे तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा तो कुछ है नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि किस प्रकार अगर इस प्रकार के कोई कृत्य हो रहे हैं तो कैसे उसको रोके, कैसे इस प्रकार उन लोगों को दंडित करें कि भविष्य में इस प्रकार की घटना करने की दुस्साहस न कर पाए। लेकिन हो रहा है और सरकार मौन है। नहीं, ये क्वेश्चन हम आपसे नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज ये तो घटना हो चुकी है। लेकिन आप अगर आप आएंगे तो इसको कैसे रोक लगाएं, कैसे सुधार? निश्चित तौर पे क्राइम पे हमारा सरकार और माननीय हमारे अध्यक्ष जी इस पे एक प्रदेश में पूरा एक नया गाइडलाइन बन के नए ढंग से अपराधों को रोकने का काम होगा। जो सरकार करने में असफल है वो काम हम लोग माननीय हमारे अध्यक्ष जी करेंगे। उन्हीं की दिशा निर्देशों के अनुसार मोहनलालगंज में भी इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो मैं समझता हूं उस समय इस तरह घटनाएं घटना बंद हो जाएंगी। अच्छा, काफी ऐसे युवा हैं जो राजनीति में कदम रख रहे हैं, ठीक है। कुछ युवाओं का सपना ऐसा भी कि हम भी आगे चल के विधायक या सांसद ऐसे पद पे
चुनाव लड़ेंगे। भले हम लोग आज काफी लड़के ऐसे हंसते हैं उनके ऊपर, लेकिन एक जो जुनून हो जाता है लड़कों के अंदर कि हाँ मैं करूंगा, चुनाव लड़ूंगा जरूर, मैं उस पहुंचूंगा उस पद पे। तो क्या होती है एक विधायक के पास पावर, कैसे कैसे वो मतलब कैसे आप उनको सलाह दे सकेंगे कि हाँ आप ये इतनी पावर्स आपके पास रहती हैं, आप ऐसे ये काम कर सकते हैं, ये चीजें आपके अंडर में रहती हैं। देखिए, विधायक के पास तो बहुत पावर होती है। एक विधायक इतने बड़े निर्वाचन क्षेत्र का वो हेड हो जाता है और उसी के प्रस्ताव पे क्षेत्र के जितने विकास कार्य हैं जो प्रदेश स्तर के होते हैं वो सब विधायक की संस्तुति पे जाते हैं और प्रशासन से मंजूर होकर उनके कार्य कराए जाते हैं। और विधायक अब, लेकिन वो विधायक सत्ताधारी दल का होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपना अनुभव जहां तक मैंने देखा है, विपक्ष में मैं विधायक बना, लेकिन जो काम होने चाहिए वो नहीं होते हैं। और विधायक असीम शक्तियां हैं, लेकिन वही है कि मैंने कहा सत्ताधारी दल से होना चाहिए। दूसरी चीज, जो युवा आ रहे, तो अब मैं समझता हूं कि आने वाला समय जो है युवाओं का है। बड़ी संख्या में हर पार्टी युवाओं को प्रेफर कर रही है और जो अच्छे सोच के लोग हैं जो अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं, तमाम सभी पार्टियां उनको प्रेफर करके अपनी पार्टी में ले रही हैं। और मैं समझता हूं अगर निस्वार्थ भाव से, क्योंकि इसमें तपस्या बहुत बड़ी है। तपस्या का मतलब है कि अगर आपको तमाम चीजें ऐसी हैं जो आपको आर्थिक लाभ दे के अगर इस समय आप राजनीति में आएंगे तो माइनस में जाएंगे। तो अगर सोच अच्छी है और सब कुछ अच्छा है तो आने वाले दिनों में विधायक सांसद बनना कोई मुश्किल कार्य नहीं होगा। पार्टी आपको लाइक करेगी, पार्टी आपको आगे बढ़ाएगी। बस निष्ठा के साथ समाज सेवा होनी चाहिए उस आदमी के अंदर, सब्र होना चाहिए, पेशेंस। जब इसी बात को अगर हम और आगे खींचे तो काफी लोग ये भी कहते हैं कि राजनीति में अगर आपको कदम रखना है तो आपका आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी कभी भी किसी भी नए बंदे को इतनी टिकट नहीं देती है। बहुत सोच समझ के टिकट पे भाई विचार करती है कि हाँ मैं इसको ऐसे करूं, इसके पास फंडिंग है ये कि नहीं, कैसे चुनाव लड़ेगा क्या नहीं करेगा। पार्टी बहुत कुछ देखती है। कोई अगर ऐसा बंदा चुनाव में उतर रहा है जो फ्रेशर के तौर पे उतरा, तो इतनी पार्टी उस पर ध्यान नहीं देती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है जो परिवारवाद हो जाता है, परिवार की जो पिताश्री दादाश्री ने बनाई हुई जो राजनीतिक करियर होता है उनमें भी उनको फायदा मिल जाता है। नया बंदा इतना जल्दी कूद नहीं पाता है। और ये ब्लेम अन्य राजनीतिक पार्टी पे भी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कि एक परिवारवाद के चलते वो चलती आ रही है। तो इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हाँ ये बात सही है कि आज के समय चूंकि आर्थिक युग हो गया है, पहले जो इस समय पैसे को प्रेफरेंस ज्यादा हो गया है, पहले ऐसा नहीं था लेकिन वर्तमान समय में ज्यादा हो गया है। लेकिन तमाम ऐसे लोग भी हैं, मैं मान सकता हूं कि इसका परसेंटेज कम होता है, लेकिन तमाम ऐसे लोग भी हैं जो सीधे निकल के राजनीति में आते हैं और अपने कार्यों की वजह से लोगों में प्रसिद्धि पाते हैं और पार्टियां उनको टिकट देती है और पार्टी उनको जिताती है। उसका उदाहरण मैं भी हूँ, क्योंकि मेरा कोई पिताजी और कोई हमारे परिवार में कोई राजनीतिक में नहीं है था। एक अच्छी सोच के साथ आए, अच्छी पार्टी ने हमको देखा, पार्टी ने हमारे विषय में जाना और पार्टी ने हमको सपोर्ट किया और उसके बाद आज क्षेत्र की जनता हमको सपोर्ट कर रही है। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं, हाँ कुछ हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से तो मजबूत, तो आज की हर चीज में आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए, ये सत्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। जो युवा हमारे आने वाले उनके लिए अगर कोई अन्य संदेश आप देना चाहें? देखिए, आज की डेट में युवा जो हैं, अगर स्वच्छ लोग, अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो आने वाले देश के समय में खतरा हो जाएगा। तो इसलिए हम युवाओं से अपील करेंगे कि वो अपना जो है रुझान राजनीति की तरफ रखें, राजनीति को भी अपनी रुचि दिखाएं और एक ईमानदार और देश की प्रगति करने के लिए, प्रदेश की प्रगति करने के लिए, समाज की प्रगति करने के लिए अगर अपनी अच्छी धारणा के साथ आप राजनीति में आते हैं तो तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो आपको देखेंगी और आपको जो है आपके कार्यों को देखेगी और आपको स्वीकार करेगी और जनता में आपकी लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी आपको टिकट देगी और आपको विधायक और सांसद, जिला पंचायत, तमाम ऐसे पद हैं जो पार्टी आपको देती है। इसके अलावा संगठन में भी तमाम ऐसे पद हैं जो राजनीति में आने के बाद, क्योंकि विधायक तो 300-400 होते हैं जो 400 लोग टिकट मिलते हैं, लेकिन तमाम संगठन से जुड़े हुए ऐसे पद हैं जो राजनीति में आके बहुत अच्छा मुकाम उनको हासिल होता है और अच्छी उपलब्धि आप पा सकते हैं। लेकिन युवाओं को राजनीति में आना चाहिए।
चलिए, चलने से पहले अगर आप जनता से कुछ आग्रह करना चाह रहे हो, कुछ, क्योंकि चुनाव के लिए अब आपकी अपनी विधानसभा जनता से कुछ कहना चाह रहे देखिए, हो। और मैं अपनी विधानसभा से यही कहूंगा कि अब की हमारी जो है पार्टी, समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जिनका विजन सभी धर्म को साथ लेके चलने का है, सबके विकास के लिए काम करने का है, और हर समाज को लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, हर चीज के लिए अगर कोई किसी के पास कोई योजना है तो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है। तो आप सब लोग बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करें, और जो जाति और धर्म के आधार पर लोग आपको लड़ा रहे हैं, इनसे दूर हटें, और समाजवादी पार्टी को 2027 में भारी बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी को आप सब लोग मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करें। अच्छा, आपने अपना मैनिफेस्टो बता दिया कि मैं जब इस विधानसभा में आऊंगा तो मंडी यहाँ पे चलनी है, एक राजकीय कॉलेज होना चाहिए, सब सड़कें वड़के आपने अपना बता दिया। पार्टी मीटिंग्स में आप जब बैठते होंगे तो अभी समाजवादी पार्टी अपना क्या मैनिफेस्टो लेके चल रही है? समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो तो अभी तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे हमारा मैनिफेस्टो उस समय की समस्याओं के अनुसार बढ़ेगा। जैसे कि समय आज की डेट में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम जो गरीब महिलाएं हैं उनको हम 40,000 सालाना देने का काम करने जा रहे हैं। एक बड़ा मैनिफेस्टो है जिसको हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है, और कहने का मतलब है कि 3,000 रुपए महीना गरीब महिलाओं को देंगे, तो उस हिसाब से 12-36 और मिला के करीब लगभग 40,000 रुपए सालाना हम गरीब महिलाओं को देने का काम कर रहे हैं। तो ये तो हमारे समाजवादी पार्टी के अंदर एक खास बात है कि जो कहती है वो करती है। चाहे जो भी काम आज तक वादा करके आए हो, पहले से माननीय नेताजी के समय से रहा है कि जब बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी तो उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया था, और विपक्षी लोग कह रहे थे कि बेरोजगारी भत्ता कैसे देंगे, लेकिन माननीय नेताजी ने वो देने का काम किया। उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी ने जब ये तय कर लिया कि हमको लोगों को लैपटॉप देना है तो उन्होंने लैपटॉप दिया। आज की महिला जो हमारी बिटिया थी उनको कन्या विद्याधन दिया, और लेकिन आज की सरकार क्या स्कूटी देने का वादा करके आई थी? कितने लोग को स्कूटी, कितने लोग को लैपटॉप देने का काम किया? ये खाली लोगों को गुमराह करने का काम अगर कोई करते है तो ये सरकार कर रही है। अपने वादों से मुकरना इस सरकार का मुख्य काम है, और हम लोग जो काम करते हैं बिल्कुल स्पष्ट होकर, जो हम चाहे जैसे भी कोई योजना बनाए हमारी पार्टी, हम लोग उसको धरातल पे उतारने का पूरा काम करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। नहीं, अगर पेंशन की आपने बात की है, जो आपने बताया जो बुजुर्ग महिला या फिर जो गरीब महिलाएं हैं उनको हम पैसा देंगे 40,000 रुपए सालाना। समाजवादी की पेंशन योजना चल रही थी 2012 में, समाजवादी पेंशन योजना चल रही थी जिसमें वो शायद 2,000 रुपए ना जी। उस समय समाजवादी जब 2012 की सरकार आई थी तो समाजवादी पार्टी की योजना करीब 1,000 रुपए की, 500 से शुरू की 1,000 रुपए तक गई थी, जिसको पिछले अगले चुनाव में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिसको कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 2022 में तो हम लोग 2,000 देने का काम करेंगे। आज उसी 2,000 को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको 3,000 करने का काम किया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जान रही है कि हर हमेशा महंगाई बढ़ती है। जो पैसा उस समय था, उस पैसे की वैल्यू कम हो गई है, तो जिस प्रकार जितनी वैल्यू होती है उसी हिसाब से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देने का काम करते हैं, और जो हम लोग कहते हैं वो करते हैं, निश्चित तौर पे करते हैं। अच्छा, शिक्षा के लिए कैसे क्या प्लानिंग चल रही कि कितने कॉलेजेस, क्या कहीं कॉलेजेस कैसे कुछ स्थापना या देखिए, ये भी बड़े स्तर की बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी तो चिकित्सा के लिए तमाम हमारे जो महाविद्यालय खुलने चाहिए, चिकित्सा विद्यालय, वो नहीं खुल पाए। जो खुले वो लोगों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सरकार का कहीं ना कहीं ध्यान इन सब मुद्दों पे नहीं रहता। उसका ध्यान सिर्फ ये रहता है कि किस प्रकार हम धार्मिक लड़ाई आपस में लड़वाएं और उसका फायदा उठाएं और सरकार में आए। नहीं, 10 साल हो चुका है सरकार को। आज ही बताइए कितने एम्स उत्तर प्रदेश में बन गए, कितने लोग आईटी कॉलेज खुले, कितने आईटी हब खुले। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मात्र 4-5 साल के अंदर आईटी जो यहाँ अर्जुनगंज में बना हुआ है आईटी सिटी, उसको बनाने का काम किया था। उनका विजन बहुत बड़ा था। पिछले 5-10 सालों में सरकार की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं थी। और ये देख लीजिए कि सरकार ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, तो उस समय उन्होंने बिजली के ऊपर इतना काम किया, लाइट व्यवस्था पे इतना काम किया था कि आज उन्हीं की व्यवस्था, अगर लाइट कहीं से मिल रही है तो उन्हीं के जो प्रयास उन्होंने किए, जो उस समय उन्होंने जो है
जो पावर हाउस लगा है उसी की बदौलत आज है। ये सरकार 8-9 साल बीतने के बाद भी सरकार इस क्षेत्र में कोई कदम नहीं उठा पाई है और ना ही लोगों के हित में कोई योजना बना पाई है। सरकार की जो भी योजना बनती है सरकार की, वो जमीनी स्तर पे नहीं आ पाती है। ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। नहीं, बीजेपी सरकार ने काफी योजनाओं पे अपना क्लेम किया है, जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें 5 लाख का बीमा दे रही है, और उनका कहना है कि हम लोग मुफ्त राशन बांट रहे हैं। और साथ ही में उनकी एक योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का भी उन्होंने क्लेम किया है कि हम लोगों को इन योजनाओं के माध्यम से हमने लोगों को आवास दिए हैं, स्वास्थ्य के लिए उनके लिए बीमा दिया है, ठीक है, राशन दे रहे हैं। इसका क्या असर पड़ रहा है, ये भी तो वो भी क्लेम कर रही है ना कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। क्या नाम बदलने से आवास योजना बंद हो जाती है क्या? इसके पहले क्या कांग्रेस की सरकार थी तो क्या आवास योजना नहीं चल रही थी? उस समय इंदिरा आवास योजना के नाम से सबसे पहले शुरुआत की थी, वो कांग्रेस की सरकार में बहुत पहले शुरुआत हुई थी। तब उस समय लोगों को मकान बनाने के लिए 20,000 रुपए मिलते थे। उसके बाद वो राशि बढ़ती गई महंगाई के हिसाब से। इसके बाद आज उसी आवास, क्या पहले लोगों को आवास नहीं मिल रहा था? क्या पहले गरीब लोगों को पिछली सरकारों द्वारा राशन नहीं मिल रहा था? हर गरीब को वो राशन मिल दिया जा रहा था। लेकिन जिस प्रकार इन्होंने राशन को प्रोपोगंडा बना के लोगों को उसमें फंसा के कि हम तो आपको पहले लोगों को ये कमजोर करते हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था चौपट करते हैं, फिर उनका रोजगार छीनते हैं। उसके बाद जब वो आदमी कहीं से पूरी तरीके से लाचार हो जाता है तो उसके रहनुमा बन के आते हैं और उनको बताते हैं कि हमसे 5 किलो राशन लो, तुम जिंदा रहो। इस सरकार की नीति केवल और केवल इतनी है कि पहले उसका सब कुछ चौपट करके उसको खत्म कर देते हैं, उसके बाद उसको 5 किलो राशन देते हैं, अब तुम खाओ, जिंदा रहो, हमको वोट दो, हमारे गुण गाओ। लेकिन जनता समझ रही है कि स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है कि हाँ ये अच्छी काम हो रहा है, लेकिन जब उसके साइड इफेक्ट 2-4 साल बाद आते हैं कि हमारे घर में पहले ये होता था, आज ये भी नहीं है, हमारे बच्चे पहले पढ़ते थे, आज पढ़ भी नहीं पा रहे, हमारा जो मुखिया है घर का वो काम करने जाता था, आज उसको काम भी नहीं मिल पा रहा है और केवल उसको राशन मिल रहा है। फसलें वो रखाते परेशान हो जाता है, उसकी फसल में जो चौपट हो जाता है, जो आवारा पशु आके चट कर जाते हैं, उतना भी उसको नहीं मिलता जितनी उसकी फसल उसकी चौपट हो रही है। वो आज की डेट में राशन की कीमत कितनी है? अगर वो सारे राशन की कीमत जोड़ ले तो वो 1,000 रुपए के अंदर है और 10,000 लोगों का वो चौपट करके लोगों को राशन दिलाने का काम करके अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। जनता सब समझ रही है और 2027 में इनको सबक सिखाने का काम करने जा रही है। अच्छा, बीजेपी एक तरफ ये भी क्लेम कर रही है कि जो अवैध कब्जे हो रखे थे उनको भी छुड़ाया। जैसे अकबर नगर का एक किस्सा आपने सुना होगा, आपको पता होगा कि अकबर नगर में जो अवैध कब्जे थे वो सब हटा दिए गए, वहां पे सौंदर्यीकरण कर दिया गया है। बीजेपी एक तरफ ये भी क्लेम कर रही है कि हम प्रदेश को स्वस्थ और साफ सुथरा और कोई भी गुंडागर्दी नहीं, कोई अवैध कब्जा नहीं, इस तरफ लेके चल रहे हैं। बीजेपी हर तरीके से अपने बेनिफिट्स को क्लेम कर रही है। देखिए, बीजेपी के पास, मैं यही तो कह रहा हूं बार बार, बीजेपी के पास अपना क्लेम करने के लिए बातें हैं, अपने बात को रखवाने के लिए मीडिया है, और ऐसा मीडिया है कि जो उनके विरोध में जा नहीं सकता, सत्य बात दिखा नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं से सरकार से वो लाभ लेते हैं और सरकार का जो झूठा प्रोपोगंडा है उसको फैलाने का काम करते हैं और निष्पक्ष बात कहीं ना कहीं आज के हमारे पत्रकार साथी दिखाने से गुरेज कर रहे हैं। ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे समय बदलेगा और हर आदमी का अपना जमीर और ईमान जागेगा और लोग सत्य बात लोगों की, जनता के बीच पहुंचाएंगे। और आने वाले समय में जो लोगों को बांटने वाली सरकार है, विभाजित करने वाली सरकार है, ये सरकार हटेगी और यहाँ पे सूबे में शांति व्यवस्था कायम होगी और माननीय अखिलेश यादव जी का राज होगा। लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोगों को शिक्षा मिलेगी, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। मतलब हर चीज की अगर कोई सुविधाएं दे सकता है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं और 2027 में वही सूबे के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, अखिलेश सिंह यादव जी ने बहुत एक जनता से जुड़ने का बहुत एक बड़ा कदम उठाया था, पीडीए यात्रा का। क्या है एक्चुअल में ये पीडीए यात्रा और कितनी सफल रही ये यात्रा, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, जब से माननीय जी ने हमारे पीडीए का यात्रा या पीडीए लोगों का साथ लेकर शुरुआत हुई, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बैकफुट पे आ गई। आज की डेट में उसको कुछ सूझ नहीं रहा है कि हम पीडीए का जवाब कैसे दें। तमाम तरीके के वो अपने झूठे प्रोपोगंडा, अपने लोगों को
बताने का काम कर रहे हैं, लेकिन पीडीए आंदोलन जो है ये पीडीए समाज के लोग पूरी तरीके से जाग उठ चुके हैं, जिसका उदाहरण 2024 का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी को पिछाड़ के समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी बनने का काम यहाँ के पीडीए समाज के लोगों ने किया, और पीडीए समाज के लोग आज जान रहे हैं कि उनका हित अगर कहीं कहीं है तो वो समाजवादी पार्टी में है, क्योंकि किसी समाज से किसी पार्टी से पहले उम्मीद थी, वो पार्टी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके उन्हीं के इशारों पे काम कर रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना हर वो व्यक्ति का दायित्व है जो पीडीए समाज है। पीडीए समाज का तमाम उसमें अर्थ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, पीड़ित, दुखी और पीड़ित अगला, पीड़ित शब्द उसमें जो भी पीड़ित है वो सब आज समाजवादी पार्टी के साथ है, और 2027 में वो सब समाजवादी पार्टी को वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगा। चलिए अमरीश जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, और हम आपके आगामी चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और प्रभु जी से हम कामना करते हैं कि जो आपके विचार है जनता के भलाई के लिए आप बिल्कुल वैसे खड़े हो। धन्यवाद। धन्यवाद।